हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे हमने फेसबुक एड अकाउंट्स जीरो से लॉन्च करके 53,000 पर डे तक स्केल करे हैं। पूरा वो प्रोसेस आज बताऊंगा इस वीडियो में एंड टू एंड। और ये हमने किया है विदाउट डुप्लीकेटिंग एडसेट्स, विदाउट डुप्लीकेटिंग कैंपेन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बजट। सो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, विदाउट इंटरेस्ट टारगेटिंग, नथिंग। और मैं बताऊंगा कि वो क्या प्रोसेस है जो हम हमारी एजेंसी में यूज करते हैं, जिसको यूज करके हमने एड अकाउंट स्केल करें और केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी है। In case we are meeting for the first time, hello there. My name is Rohan Sapra. I run an ad agency in India, and I have documented case studies in 14 different niches. And whatever I share is from my own hands-on experience. तो अब बात करते हैं कि क्या है वो पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं जीरो से बता रहा हूँ। लॉन्च कर रहे हो आप, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, एक नया ब्रांड है, एब्सोल्युटली नो डेटा, तो क्या करना है। तो हम जो फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं उसको मैं बोलता हूं 153 फ्रेमवर्क। जब हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, 1 कैंपेन, 5 एड सेट्स इनसाइड दैट कैंपेन एंड 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट। 1 5 3। ये जो 5 एड सेट्स हैं, क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं तो हम इनको लॉन्च करते हैं ईच एड सेट को एक सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अब इससे पहले मैं आगे बताऊं, मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं एक चीज की। ये जो कैंपेन, ये जो 153 हमारा मेथड है, ये 153 सीबीओ स्ट्रेटजी होती है। सो बजट लगता है कैंपेन लेवल पे। हमारा गोल होता है इससे कि हमें अल्टीमेटली ऐसी स्टेज पे इस एड अकाउंट को या किसी भी एड अकाउंट को लेके जाना है जहां हम ओपन या फिर आप बोल सकते हो ब्रॉड टारगेटिंग के साथ इसको स्केल कर पा रहे हैं। वो हमारा अल्टीमेट गोल होता है, वो हमारा एंड गोल है। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम लॉन्च करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि डेटा इनफ है पिक्सल के पास, डेटा सेट के पास, टू ऑटोमेटिकली फाइंड योर आइडियल प्रोस्पेक्ट्स, इसीलिए हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम 153 के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक ऑडियंस इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हैं। अब अगर रोहन आपका एंड ऑब्जेक्टिव ओपन या ब्रॉड टारगेटिंग के साथ स्केल करना है, तो हम उसी से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप कर भी सकते हो। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कई बिजनेसेस विच मीन्स कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मासी अपील होती है, जिनकी लाइक ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट प्रोडक्ट। तो उन केसेस में हम ब्रॉड से स्टार्ट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ओवरऑल अगर एवरेज बताऊं आउट ऑफ माय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जिन एड अकाउंट्स को मैंने स्केल किया है, तो टिपिकली जब हम इस तरह से शुरुआत करते हैं तो वो स्केल पे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है हमको, और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए मैं यही रेकमेंड करता हूं। नाउ कमिंग बैक टू सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट। अब ये भी समझते हैं कि मेटा एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जब भी हम एड्स रन करते हैं, चाहे हम टिपिकल स्टाइल, यूजुअल स्टाइल ऑफ एड्स रन करें, कैंपेन्स रन करें, चाहे हम मैनुअल बिडिंग करें, होती बिडिंग ही है। ऑक्शंस में जीतने के लिए बिडिंग ही होती है। अब ये चीज समझते हैं कि जब भी हम एक सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हैं ना एड सेट्स में, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि ऑक्शन ओवरलैप हो जाएगा, बिकॉज ऑडियंस ओवरलैप हो जाता है। तो रोहन, ऑडियंस ओवरलैप कैसे हो जाएगा? ऑडियंस ओवरलैप इसलिए हो जाएगा बिकॉज आप विद इन द सेम इंडस्ट्री ही सिंगल इंटरेस्ट सिलेक्ट कर रहे हो, राइट? एंड फॉर दैट रीजन ये जो स्टेप होता है ना 153, ये एक टेम्पररी स्टेप है। ये हमारा लॉन्च का टेस्टिंग फेज बोल सकते हो, जुगाड़ बोल सकते हो, टू अल्टीमेटली प्रिपेयर एवरीथिंग टू स्केल विद ओपन और ब्रॉड टारगेटिंग, ठीक है। अब 153 एक एड सेट में एक सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, डिफरेंट ऑडियंस इंटरेस्ट, और हम ओरिजिनल ऑडियंस पे स्विच नहीं करेंगे, हम एडवांटेज प्लस पे ही रहने देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक रियलाइज किया है कि जब आप एडवांटेज प्लस पे रहने देते हो और ऑडियंस सेलेक्ट करते हो सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट, इस केस में 153 में, तो आपकी रीच बेटर होती है, जिसका मतलब आपका सीपीएम लो रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, आप ओरिजिनल ऑडियंस करके, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करके भी ये चीज, सेम चीज फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट हमने खुद किया है। सो दोनों चीजें काम करती हैं। आज की डेट में मैं एडवांटेज प्लस ऑडियंस रहने देता हूं और फिर एक सिंगल इंटरेस्ट चूज करता हूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं? बिकॉज इस केस में ऑडियंस ओवरलैप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये हैक है। और ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं?
इसीलिए क्योंकि जब आप इस तरह से ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, तो अगर आप मेटा के वहां पे नोटिफिकेशन या जो टेक्स्ट लिखा होता है वो पढ़ोगे, तो जब आप एड सेट कर रहे होते हो, सेटअप कर रहे होते हो, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जब हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तब हम सिर्फ वो इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि हम मेटा को एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि हे मेटा, वैसे तो आई ट्रस्ट योर डिसीजन मेकिंग, हियर इज माई एड्स, हियर इज माई प्रोडक्ट, हियर आर माई एड्स, बट maybe you should start by looking in that direction first and see if you're able to get some results, or otherwise you have full freedom to look elsewhere. इस माइंडसेट से एडवांटेज प्लस काम करता है, क्योंकि हम कंट्रोल मेटा के हाथ में ही दे रहे हैं। जब हम एक सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हैं, तो वो सिर्फ एक रेकमेंडेशन होती है मेटा के लिए, वो डेफिनेट नहीं होता, वो रेकमेंडेशन होता है। लेकिन और डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन जो पहले होता था, तो ये ऑटोमेटिकली वो एक्सपैंड करेगा बियॉन्ड आवर इंटरेस्ट, and that's why it just works. Okay, so 153. Okay, अब आते हैं एड्स पे। एड्स में हम 3 एड्स डालेंगे, और ये यूनिक क्रिएटिव्स नहीं होते, ये एक ही क्रिएटिव होता है पांचों एड सेट में, लेकिन एक क्रिएटिव के 3 वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, सो 3 एड्स डालेंगे, सेम क्रिएटिव लेकिन 3 वेरिएशंस ऑफ दैट सेम क्रिएटिव। सो अगर मेरा 101 इज द क्रिएटिव कोड फॉर माई सेल्फ, तो मेरा सेम ही क्रिएटिव रहेगा, लेकिन मैं शायद एड कॉपी चेंज कर दूंगा, हेडलाइन चेंज कर दूंगा, इस तरह से मैं 3 एड्स बनाऊंगा, लेकिन क्रिएटिव सेम रखूंगा। थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल स्ट्रगल, ये सेम रीजन है जिसकी वजह से मैंने बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया था रिजल्ट्स लाने के लिए, या फिर स्केल करने के लिए बिजनेस को या एड अकाउंट को, और वो ये था कि ऑर्गेनाइज नहीं करते लोग ठीक से चीज़ों को। सो मेरी एक रिक्वेस्ट या रिकमेंडेशन है कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये प्रोसेस इसलिए काम करता है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऑर्गेनाइज करना आसान है, इसका एक सिस्टम है ऑर्गेनाइज करना, इसीलिए ये ज़्यादा बेटर काम करेगा स्केल पे, बिकॉज यू विल हैव पीस ऑफ माइंड। इट्स नॉट ओनली अबाउट रोएस, इट्स अबाउट पीसफुल रोएस, दैट्स द गेम। सो नेमिंग कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है। जितना मिनिमलिस्टिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं कैंपेन्स की, एड्स की, एड क्रिएटिव की, एड सेट्स की, एड्स की, एड कॉपी की, एड कॉपी हुक्स की, हेडलाइंस की, उतने ही इजीली हम स्केल पे चीजों को ऑर्गेनाइज करके मैनेज कर पाएंगे, जिसके थ्रू हम पैटर्न्स को स्पॉट कर पाएंगे कि क्या है वो विनिंग पैटर्न्स हमारे एड अकाउंट के लिए, और जिसको यूज करके फिर हम उस सक्सेस को रिपीट करते चले जाएंगे। इसलिए ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे इतनी कॉमन गलतियां मैं करता था कि मैं कोई क्रिएटिव के कोड नहीं देता था, मेरा कोई क्रिएटिव का कोड नहीं होता था। मुझे लगता था यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है प्रोसेस, मैं उल्टा सोचता था एज अ बिगिनर। लेकिन जब मैं स्केल करने लगा ना एड अकाउंट, तो मुझे रियलाइज हुआ दैट यार ये तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर आप बात कर रहे हो या अपने आप डेटा भी देख रहे हो, सो यू जस्ट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग एट स्केल, बिकॉज आपके 50 क्रिएटिव चल रहे हैं, आप कैसे करोगे ऑर्गेनाइज चीजों को। इसीलिए क्रिएटिव कोड्स हमने देने स्टार्ट करे, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई स्टार्टेड टू डू। तो हर क्रिएटिव कोड एक एड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट से को असाइन होता है। जैसे एक एड क्रिएटिव मैंने बनाया तो 101 है, फिर दूसरा एड बनाया एड क्रिएटिव तो 102 है। तो ऐसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, बट या सो गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, सो ये एक क्रिएटिव चलेगा और 3 वेरिएशंस बनेंगे, और ये सेम 3 5 एड सेट में डल जाएगी। तो टोटल कहने को 15 एड्स हो गई, लेकिन इस तरह से हम लॉन्च करते हैं। सो 153। अब हम जब इसको लॉन्च कर देते हैं, इसको हम 1000 पर डे के साथ रन करते हैं। ये CBO स्ट्रेटेजी है, याद रखना। हम कुछ नहीं छेड़ते, कोई प्लेसमेंट नहीं छेड़ते, कोई डेमोग्राफिक नहीं छेड़ते, हम कुछ नहीं करते, लॉन्च कर देते हैं। अब अगर आपका बजट कम है तो 133 कर सकते हो 500 पर डे पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमारा गोल ये होता है कि हमें वेट करना होता है, ठीक है, पेशेंस रखनी होती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है लोगों में ढूंढनी बट पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। तो हमें पेशेंट होके रहना, काम करना पड़ता है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम ये 5 जो एड सेट्स हैं, इनमें से एटलीस्ट 2 या 3 एड सेट्स में हम वेट करेंगे जब तक टोटल कंबाइन करके 2-3 एड सेट में 20 एट्रीब्यूटेड कन्वर्जन इवेंट्स नहीं हो जाते। हम कुछ नहीं करेंगे, और लगभग अगर आप 1000 पर डे पे चल रहे हो, एवरेज केस सिनारियो बता रहा हूं,
एनीवेयर अराउंड 4 to 7 days ये रिजल्ट आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, ऑन एन एवरेज। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि प्रोडक्ट प्रोवन नहीं है, अभी टेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है बिके ही ना, राइट। तो उन केसेस में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन जनरल अगर आप सही मार्केटियर हो, प्रोडक्ट अच्छा है, आपने वेबसाइट, अपनी स्टोर या अपना लैंडिंग पेज सही बनाया है, ऑफर्स अच्छे लिखे हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी है, ये सारा काम सही किया है, तो टिपिकली आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए 4 दिन में, 5 दिन में मैक्सिमम, बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं हम, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो स्टेप 1 क्या था, 153 से लॉन्च किया। स्टेप 2 क्या है, अब हम ये इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि 2-3 एड सेट्स में इतने कन्वर्जन इवेंट्स हो जाएं कि कंबाइन करके वो 20 बने, जिसको यूज करके मैं टिपिकली 2 एड सेट्स पे वेट करता हूँ 20 कन्वर्जन इवेंट्स की, कभी कभी 3, लेकिन यूजुअली 2 कन्वर्जन एड सेट्स में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इतना डेटा आ जाए कि मैं नेक्स्ट स्टेप ले पाऊं, जो कि होता है हमारा स्टैक एड सेट। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी कैंपेन के अंदर एक नया एड सेट क्रिएट करता हूं, और मानो एड सेट 1 में जो पहले 5 एड सेट बनाए थे, एड सेट 1 और एड सेट 2 को मिला के 20 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैं एक स्टैक एड सेट लॉन्च करूंगा, और इन 2 एड सेट्स, जिसमें से वो टोटल मिला के 20 आई है मुझे कन्वर्जन इवेंट्स, इन दोनों के इंटरेस्ट में एड सेट में डालूंगा, एडवांटेज प्लस ही रहने दूंगा, दोनों इंटरेस्ट सेलेक्ट करूंगा, स्टैक नहीं करूंगा, जैसे लेजर टारगेटिंग या नैरो नहीं कर रहा हूं, बस दोनों इंटरेस्ट डाल रहा हूं। तो एक तरह से मैंने स्टैक कर दिए, और उन दोनों एड सेट्स में से, एड सेट 1 और एड सेट 2 में, दोनों एड सेट्स में से जो भी एड बेस्ट परफॉर्मिंग थी, उसकी पोस्ट आईडी उठाऊंगा और इस स्टैक एड सेट में डाल दूंगा, इसको लॉन्च कर दूंगा। जैसे ही ये स्टैक एड सेट इंप्रेशंस डिलीवर करना शुरू करेगा, मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड सेट्स थे, जो इस एग्जांपल में एड सेट 1, एड सेट 2, उनको मैं ऑफ कर दूंगा जैसे ही स्टैक एड सेट इंप्रेशंस डिलीवर करना शुरू करेगा। क्वेश्चन ये है कि हम ये क्यों करेंगे? ये हम इसलिए करेंगे बिकॉज ये जुगाड़ है, ओके, बिकॉज ऑडियंस ओवरलैप हम चाहते नहीं है हो, लेकिन क्योंकि अभी ये नया बिजनेस है, हम अभी भी लॉन्च कर रहे हैं, हमारे पास डेटा नहीं है, और हमारा एंड गोल है ब्रॉड या ओपन टारगेटिंग तक पहुंचना, तो हम ये एक जुगाड़ वाला स्टेप बोल सकते हो, स्टैक एड सेट, ठीक है, हम ये कर देंगे। फिर हमने एड सेट 1, एड सेट 2 ऑफ कर दिया, अब हमारे पास एड सेट 3, 4, 5 रनिंग है, एंड स्टैक्ड एड सेट 1 रनिंग है, तो हमारे पास 4 एड सेट कुल मिला के अभी रनिंग है। अब जैसे ही बाकी एड सेट्स जो एड सेट 3, 4, 5 थे, जैसे ही उनमें भी 20 टोटल कन्वर्जन इवेंट्स आ जाएंगी, या 10 ईच आ जाएंगी मानो, तो मैं उसको उठाऊंगा और स्टैक एड सेट में स्टैक कर दूंगा। ये मैं तब तक करूंगा जब तक इस पूरे, और एक लिमिट बात तो ये बंद ही हो जाएगा, बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा कि कन्वर्जन इवेंट्स उतने आ चुके होंगे जितने आपको चाहिए, तो और आप बाकी जो एड सेट्स, ओरिजिनल एड सेट्स थे 5, उनको बंद कर चुके होंगे। ये मैं इसलिए तब तक करूंगा जब तक मेरे इस कैंपेन में टोटल 75 to 100 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूट नहीं हो जाते, ये तब तक करूंगा मैं। जैसे ही वो हो जाते हैं अप टू 100 कन्वर्जन इवेंट्स, 75 to 100 कन्वर्जन इवेंट्स, अब मैं लॉन्च करूंगा मेरा मास्टर एड सेट। ये जो मास्टर एड सेट है, ये सिंगल एक मास्टर एड सेट होगा, जिसमें हम ब्रॉड टारगेटिंग, ओपन टारगेटिंग करेंगे, कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। जो अभी तक हमारी विनिंग क्रिएटिव होगा, कॉम्बिनेशन होगा जो हमने लॉन्च किया था, उसकी पोस्ट आईडी उठा के उसको इसमें डालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये हम एड सेट लॉन्च, एड सेट से लेके स्टैक एड सेट से मास्टर एड सेट तक, ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, ये एक रातों रात तो नहीं हो रहा, इसमें कुछ दिन लग रहे हैं। तो इस दौरान, इसके बीच में हम क्रिएटिव टेस्टिंग भी करते रहेंगे। अगर हमें रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, तो हम नए ऐड कॉन्सेप्ट्स और ऐड मार्केटिंग एंगल्स को टेस्ट करना शुरू कर देंगे। हमारा गोल ये होगा कि हम मास्टर एड सेट के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, इससे पहले मास्टर एड सेट तक हम पहुंचे, बिकॉज हमें ज्यादा एड चाहिए होंगी फॉर हायर बजट। साथ ही साथ जब मैं ये टेस्टिंग कर रहा हूं और अगर मुझे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं अच्छे, तो मैं बजट भी इंक्रीज करना शुरू कर दूंगा। बजट इंक्रीज करने के लिए मैं 20% तक हर दिन का इंक्रीज कर सकता हूं, और मैंने यही किया और काफी टाइम में यही करता हूं। लेकिन अगर मैं अभी जब जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे पास अगर क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, मेरे पास ये चीजें ऑर्गेनाइज करने का तरीका नहीं है, SOPs नहीं है, तो मैं फास्ट नहीं जाऊंगा, मैं स्लो जाऊंगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। सो प्यार से चलूंगा, काम माइंड से चलूंगा, एकदम रिलैक्स्ड माइंड से चलूंगा, कोई गलती नहीं करनी मुझे, आराम से चलना, और किसी से रेस नहीं है गाइस, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए हमको, ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज होती भी नहीं है। फिर जैसे ही वो मास्टर एड सेट डिप्लॉय होता है,
मैं स्टैक एड सेट को ऑफ करूंगा। अब मेरा एक कैंपेन में एक मास्टर एड सेट चल रहा है और अब मैं उसको चलने दूंगा। कोई भी मैं चेंज करूंगा तो मैं एटलीस्ट 72 आवर्स तक वेट करूंगा जब तक कि मास्टर एड सेट के प्रोसेस तक मैं पहुंचूंगा। तो कोई भी मैंने चेंज किया, तो फॉर एग्जांपल मैंने स्टैक एड सेट लॉन्च किया तो मैं 48 टू 72 आवर्स ऑन एवरेज वेट करूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पैनिक बटन दबाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, चिल करूंगा, वेट करूंगा। अगर मुझे रिजल्ट्स नहीं आए, कभी मैंने जो ये डिसीजन लिया बीच में, तो मैं वापस अंडू करूंगा स्टेप को। अंडू कैसे करेंगे? स्टैक एड सेट को ऑफ कर देंगे, जो ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डिंग एड सेट थे जिनको मैंने यूज करके वो स्टैक एड सेट बनाया, उनको वापस ऑन कर दूं। सो विद इन 7 days अगर आप कुछ ऑन ऑफ करते हो ना, कैंपेन, एड सेट, तो आपकी लर्निंग लूज नहीं करता है कैंपेन या एड सेट, तो इट्स कंप्लीटली ओके। ये सारी, और ये मेटा के आर्टिकल में लिखा है इसलिए बता रहा हूँ, जो उनके हेल्प आर्टिकल्स होते हैं। ये हमारा 1 कैंपेन मेथड है। तो स्केल पे हम जब पहुंचते हैं तो हमारा एक ही कैंपेन चल रहा होता है और उसके अंदर एक ही मास्टर एड सेट चल रहा होता है। ये ओपन और ब्रॉड पे चलता है, खत्म कहानी। इसके बाद जर्नी काफी इजी हो जाती है फ्रॉम कैंपेन मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, काफी इजी हो जाती है। उसके बाद हमें विनिंग एड्स टेस्ट करनी होती है। हम इसी कैंपेन में डाल के टेस्ट कर लेते हैं। जो हमारी विनिंग एड बनती है हम उसको उठाते हैं और मास्टर एड सेट में स्टैक करते रहते हैं। अब ये सारा प्रोसेस करने से पहले का होमवर्क होता है, नंबर 1, डिफाइन योर टारगेट सीपीए। हमें टारगेट सीपीए क्लियरली डिफाइन करके चलना होता है। अगर मुझे मेरा टारगेट सीपीए पता ही नहीं है, देन आई डोंट इवन नो वेयर आई एम हेडेड, सो आई नीड टू हैव दैट क्लैरिटी। सो टारगेट सीपीए डिफाइन करो। स्टेप नंबर 2 और थिंग नंबर 2, हमें इससे, या होमवर्क नंबर 2, हमें ये लॉन्च करने से पहले हमारा किल पॉइंट भी डिसाइड करना होता है कि एक एड किस पे कितने अमाउंट पे जाएगी और उसने अगर हमें रिजल्ट नहीं दिया तब तक तो मैं उसको किल कर दूंगा या कर दूंगी। इसका किल पॉइंट का फॉर्मूला होता है 2x ऑफ द टारगेट सीपीए। तो अगर मेरा टारगेट सीपीए 250 रुपए है और तो मेरा किल पॉइंट होगा 500, कि अगर मेरी किसी भी एड ने 500 रुपए तक मुझे 0 रिजल्ट दिया तो मैं 100% किल कर दूंगा उसको। अगर किसी एड ने मुझे 500 रुपए तक एक ही कन्वर्जन इवेंट दिया तो इवन दो वो मेरे टारगेट सीपीए से हाई है, लेकिन मैं उसको एक मौका और दूंगा। तो मैं उसको 48 टू 72 आवर्स और चलने दूंगा और देखूंगा क्या होता है। अब उसने थोड़ा सा और स्पेंड किया, मानो कि 750 हो गया, 1000 हो गया, लेकिन फिर भी एक ही या 2 ही कन्वर्जन इवेंट्स है तो मेरे को महंगा पड़ रहा है, तब मैं उसको बंद कर दूंगा। लेकिन अगर 0 है तो वैसे ही 500 स्पेंड कर दिया 0 तो वैसे ही बंद कर दूंगा। सो ये किल पॉइंट्स पहले से डिफाइन होने चाहिए। टारगेट सीपीए से स्टार्ट होती है ये चीज। टारगेट सीपीए पहले डिफाइन होता है और फिर किल पॉइंट डिफाइन होता है, और ये एक रूल बन जाता है, फिर हमारा एक एसओपी बन गया। टारगेट सीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं? टारगेट सीपीए के लिए रफ अंडरस्टैंडिंग ये दे देता हूं कि एक तरीका होता है कि मार्केट रिसर्च करके आप पता करो कि आपकी निच में, आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है एवरेज सीपीए। या फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो जो मेरा फेवरेट है, और वो है लॉन्च करके। क्योंकि जब भी हम लॉन्च करते हैं तो हम कभी भी हारते नहीं है, चाहे हमें रिजल्ट्स आए या ना आए, बिकॉज हमने जो चीज खरीद ली है वो है डेटा। हमने मेटा से डेटा खरीद लिया है, तो मुझे वो डेटा की बेसिक्स पढ़ते आने चाहिए, बहुत जरूरी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये देखना है कि मैं कितने पैसे स्पेंड कर रहा हूं अपने एड्स 1000 लोगों को सर्व करने के लिए, बेसिकली सीपीएम कॉस्ट क्या है। फिर मुझे देखना है कि मेरा सीटीआर क्या है, कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं मुझे इतने इंप्रेशंस में से, क्लिक थ्रू रेट क्या है। फिर मुझे देखना है जो वो क्लिक्स आ रहे हैं उन क्लिक्स में से लैंडिंग पेज तक कितने लोग लैंड कर रहे हैं। सो आउटबाउंड क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू रेट कितना है मेरा, क्योंकि बॉट क्लिक्स वगैरह भी होते हैं, राइट। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो नंबर्स, अब देखो आप उनको नहीं रोक सकते हो, लेकिन आपको ये नंबर पता होना चाहिए, एक अंदाजा होता है, तो मैथ आसान हो जाती है। बताता हूँ अभी एग्जाम्पल दूंगा कैसे। फिर जो नेक्स्ट चीज मुझे पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि मेरा लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट कितना है, कि कितने लोग जो आ रहे हैं लैंडिंग पेज में से वो खरीद रहे हैं। ये जब नंबर्स मुझे पता चल जाते हैं तो मुझे रियलाइज हो जाता है कि मेरा टारगेट सीपीए क्या होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मानो मेरा, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मानो मेरा सीपीएम 100 रुपए है, 100 रुपए स्पेंड किए, 1000 लोगों को ऐड दिखाई, मेरा सीटीआर है 2%, तो 2% लोगों ने क्लिक किया, तो लगभग यूनिक सीटीआर नहीं बोल रहा हूं, आप वो देख सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसेस, तो आप सीटीआर ही रखो। तो मैंने सीटीआर देखा 2%, तो 1000 में से 2% हो गया 20, तो 20 क्लिक्स आए मुझे। 20 क्लिक्स में से मेरा लैंडिंग पेज, मेरा आउटबाउंड क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू रेट मानो 80%, तो 20 क्लिक्स में से 16 लोग लैंडिंग पेज तक पहुंचे, और मेरा लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट है 5%, तो 16 का 5% कितना हुआ? 0.80। तो मैंने कितने पैसे खर्चे? मैंने 100 रुपए खर्चे
1000 लोगों को ऐड दिखाई, 20 ने क्लिक किया, 16 लोग लैंडिंग पेज तक पहुंचे और 0.80 कन्वर्जन होने के मेरे चांस हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 रुपए में मेरी एक सेल नहीं आएगी, लेकिन क्या 200 में आएगी इसी मैथ पे? तो हाँ, बिकॉज अगर मैं इसको डबल कर दूं तो मेरा 1.60 कन्वर्जन होता है, तो चांसेस बहुत हाई है कि एक कन्वर्जन इवेंट मुझे आएगा। इसका मतलब कि मैं 200 स्पेंड करूंगा तब मेरा चांस है कि मैं एक कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि अगर मैं 200 रुपए स्पेंड करूंगा एक कन्वर्जन इवेंट के लिए, तो क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा अगर मेरा प्रोडक्ट लेट्स से 250 का रिटेल कर रहा है। अगर मैं उसको 250 का सेल कर रहा हूं और 200 मेरा कन्वर्जन इवेंट का कॉस्ट है, तो क्या मैं वो प्रॉफिट कमा रहा हूं, क्या वो मैं खुश हूं उससे? ये मुझे डिसाइड करना होगा और इस तरह से मुझे डिफाइन करने होंगे मेरे मैट्रिक्स क्या है, या मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, या मैं ज्यादा पे सेल करूं या मैं कम पे सेल करूं या मैं दूसरा ही प्रोडक्ट सेल करूं। इन चीजों पे आप ये पूरी चीजें डिसाइड कर पाओगे। तो ये नंबर्स इतने जरूरी होते हैं। तो जब आप ये चीज लॉन्च करते हो तो ये नंबर्स देखते हो जब पहली बार लॉन्च करते हो, और लॉन्च करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करते हो। टारगेट सीपीए, किल पॉइंट्स, ये सारे आपको चीजें डिफाइन होनी चाहिए। सबसे कॉमन गलती है, मैं खुद बहुत टाइम तक इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करता था, बट एज यू वेल विशर, आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ोगे तो काफ़ी लंबे चलोगे और काफ़ी आगे तक जाओगे। बस यही शेयर करना था आज के वीडियो में। बताना ये वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे द गॉड ऑफ रोएस बी विद यू। बाय।